अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन में अपन ने पढ़ लिया था समापन तक। कहाँ तक चर्चा हो गई थी? समापन तक, प्रारंभ तक बात कर ली थी अपन ने। उसके बाद अपन बात करेंगे दीर्घीकरण की, उसके बाद बात करेंगे समापन की। क्योंकि प्रारंभ होता है, वो गलती से नाम आ गया है मेरे को समापन का। तो प्रारंभ में क्या होता है, यूकेरियोटिक में जो डिफरेंट बातें थी वो मैंने बता दी थी आप लोगों को कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें और यूकेरियोटिक में, इसमें इन दोनों को इतनी वजह से डिफरेंस होता है। यानी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वो दोनों स्टेप तो सेम थी और थर्ड था पॉलीपेप्टाइड का निर्माण। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में जैसे ही पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है तो उसमें जो राइबोसोम की यूनिट होती हैं वो प्रोकैरियोटिक में अलग होती हैं, यूकेरियोटिक में अलग होती हैं। उसके बाद होता है एमआरएनए। एमआरएनए दोनों में क्या होता है, समान होता है और उसके ऊपर जो प्रारंभ कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं, एयूजी। वहाँ पर प्रारंभ कोडोन क्या होते हैं, 5 एंड सीरी पर उपस्थित होते हैं। उसके ऊपर सबसे पहले, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकेरियोटिक हो, सबसे पहले स्मॉल सभी यूनिट जुड़ती है। एमआरएनए के नीचे की तरफ सबसे पहले स्मॉल सभी यूनिट जुड़ती है। स्मॉल सभी यूनिट एमआरएनए के नीचे की तरफ जुड़ जाती हैं कोडोन को पहचान कर। उसके जस्ट ऊपर आती है उसकी बड़ी यूनिट। उसकी बड़ी यूनिट आती है, इसके लिए उसको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अलग अलग फैक्टरों की आवश्यकता होती है। यानी बड़ी यूनिट जैसे ही छोटी यूनिट के ऊपर टच होती है या उनसे जुड़ती है तो इसके लिए उसको अलग अलग फैक्टरों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अलग अलग फैक्टरों की आवश्यकता होती है। यूकेरियोटिक में तो होता है ई से दर्शाना है आपको EIF फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ई का अर्थ क्या होता है, यूकेरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक की अपन बात कर रहे थे, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। तो ये क्या है, इनिशिएशन फैक्टर है जिसकी वजह से लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट से जुड़ती है। दूसरी बात ये थी, थर्ड पॉइंट, कि इसमें जो एमिनो एसिड हैं वो अलग अलग होते हैं। जहाँ पे स्टार्ट कोडोन होता है वहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में दोनों अलग अलग एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अगर AUG है और उसके साथ प्रोकैरियोटिक की लार्ज सभी यूनिट और स्मॉल सभी यूनिट जुड़ रही हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो इसके अंदर कौन सा एमिनो एसिड होगा, फॉर्मिल मिथ्योनिन। प्रोकैरियोटिक का है तो कौन सा होगा, फॉर्मिल मिथ्योनिन। अगर वो यूकेरियोटिक का है तो कौन सा होगा, मिथ्योनिन एमिनो एसिड। इस प्रकार यहाँ पे प्रारंभ में ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद किस में चली जाएगी ये प्रोसेस, दीर्घीकरण में चली जाएगी। तो दीर्घीकरण में देखते हैं, तो दीर्घीकरण में ये क्या है, mRNA है। यहाँ दीर्घीकरण में क्या होता है, बीच में आ जाता है ये स्मॉल सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट। अब इसमें क्या होते हैं, दीर्घीकरण में क्या होता है, इसमें दो साइट उपस्थित होती हैं P और A। P और A सबसे पहले जो बाहर का एमिनो एसिड लेके आ रहा है tRNA, ये tRNA मान लो, tRNA है ये बाहर से एमिनो एसिड को लेके आ रहा है। जहाँ सेकंड स्टेप में अपने देखा था कि जो सक्रिय एमिनो एसिड है उसको tRNA पर ट्रांसफर करवाते हैं। किस एंजाइम की सहायता से करवाते हैं, तो वो ये एंजाइम यहाँ पे आएगा। जो tRNA है वो किसको ला रहा है, एमिनो एसिड को। कौन से एमिनो एसिड को लेके आ रहा है, या एमिनो एसाइल कह सकते हो या सक्रिय एमिनो एसिड। तो उस एमिनो एसाइल को tRNA इन साइटों के ऊपर लाता है। सबसे पहले लाएगा P साइट के ऊपर। अब ये tRNA है और P साइट में एक एमिनो एसिड यहाँ पे आ गया। जैसे सबसे पहले एक एमिनो एसिड लेके आ रहा है, एक एमिनो एसाइल लेके आ रहा है, और वो कौन सी साइट पे ट्रांसफर कर दिया, P साइट पे।
तो ये टीआरएनए है स्ट्रक्चर और इनसे जुड़ा हुआ है एमिनो एसिड। तो टीआरएनए की स्ट्रक्चर ये यहाँ पे आ गई। कौन सा एंजाइम है इस टीआरएनए एमिनो एसिड को पी साइट पर उपलब्ध यानी पी साइट तक पहुंचाया है? तो कौन सा एंजाइम है? टीआरएनए एमिनो एसिड पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। एंजाइम का नाम। तो ये क्या होता है? टीआरएनए एमिनो एसिड है, ये सबसे पहले कौन सी साइट पे आता है? पी साइट पे आ जाता है एंजाइम की सहायता से। फिर ये टीआरएनए और एमिनो एसिड है किस पे ट्रांसफ़र हो जाता है? ए साइट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपको सेकंड स्टेप दर्शानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? ये पी है, तो इस पे क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होंगे? एमिनो एसिड आकर इसके ऊपर जुड़ेंगे और ये जुड़ेंगे बहुत सारे एमिनो एसिड आके, तो ये किस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा? ए साइट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी एमिनो एसिड हैं, यहाँ पर भी एमिनो एसिड हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जितने भी एमिनो एसिड आएंगे पी साइट पर, वो एमिनो एसिड धीरे धीरे ए साइट पर ट्रांसफ़र होते जाएंगे और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? दीर्घीकरण कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से फैक्टरों की आवश्यकता होती है? ये तो नहीं है कि अपने आप आ गए। एंजाइम की वजह से टीआरएनए है, सक्रिय एमिनो एसिड को लेकर किसके ऊपर आया? एंजाइम की सहायता से पी साइट पर। और पी साइट पर जितने भी एमिनो एसिड आए हैं वो पी साइट किसको भेज रही है? ए साइट पर ट्रांसफ़र कर रही है। अब ए साइट पर ट्रांसफ़र कर रही है तो अपने आप तो हो नहीं रही प्रोसेस, इसमें कुछ किसकी आवश्यकता होती है? फैक्टरों की आवश्यकता होती है। तो वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फैक्टर अलग अलग होंगे। प्रोकैरियोटिक में दीर्घीकरण फैक्टर होते हैं 3 और यूकैरियोटिक में भी कितने होते हैं? 3। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कितने फैक्टरों की आवश्यकता होती है? 3 की। यूकैरियोटिक में भी कितने दीर्घीकरण फैक्टरों की आवश्यकता होती है? 3 की। कितने फैक्टर होते हैं? 3। इसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है EF, TU, EF, TS, EF, G। और यूकैरियोटिक में होता है EF, 1 अल्फा, एक होता है EF, 1 बीटा गामा, एक होता है EF 2। अब देखो ये कितने फैक्टर हो गए? 3। प्रोकैरियोटिक में 3 दीर्घीकरण फैक्टरों की आवश्यकता होती है, यूकैरियोटिक में 3 दीर्घीकरण फैक्टरों की आवश्यकता होती है। EFTU, EFTS और EFG, ये तीनों फैक्टर होते हैं। इन तीनों फैक्टरों, ये तीनों फैक्टर हैं किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोकैरियोटिक में। और हेल्प किसको करवाते हैं? दीर्घीकरण को। और यूकैरियोटिक में 3 हो गए। ये ई टर्म तो सिर्फ किसके लिए आया है? यूकैरियोटिक के लिए आया है, जबकि ये 2 टर्म किसके लिए लागू होते हैं? समान दोनों के लिए। 1 अल्फा, 1 बीटा और गामा, और ये सेकंड है, थर्ड है 2। इस प्रकार इन फैक्टरों की सहायता से एमिनो एसिड एक स्टेज से दूसरी स्टेज और कुछ एंजाइम की सहायता से, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से एक स्टेज से दूसरी स्टेज यानी एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं
और इन फैक्टरों की वजह से जो दीर्घीकरण की प्रोसेस होती है वो चलती है। तो यहाँ पे जो पी साइड से ए साइड पर एमिनो एसिड ट्रांसफर हुए हैं उसको नाम, एंजाइम का नाम है ट्रांसफरेज एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होते हैं? एक साइड से एमिनो एसिड को दूसरी साइड पर भेजना, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेज एमिनो एसिड। और उसका एंजाइम का नाम क्या हो गया? ट्रांसफरेज। लास्ट में क्या होती है? कौन सी प्रोसेस होती है? थर्ड होती है समापन। थर्ड क्या होती है? समापन होती है। और समापन में क्या होता है? सबसे पहले ये प्रोसेस क्या होगी? लास्ट छोर पे पहुंच गई। यहाँ पे दीर्घीकरण लास्ट एंड पे कहाँ पे पहुंच गई? लास्ट वाले mRNA के लास्ट छोर पर यानी 3 एंड पर पहुंच गई। वहाँ पर इसको क्या मिल जाते हैं? इस प्रोसेस को समापन कोडोन मिल जाते हैं। समापन कोडोन मिल जाते हैं तो वहाँ से जो इसके अंदर एमिनो एसिड आए थे उनके द्वारा जो प्रोटीन बनी है वो अलग हो जाती है। इनके दोनों यूनिट हैं वो अलग हो जाती है, mRNA अलग हो जाता है। तो ये क्या होती है? समापन। लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में रिलीजिंग फैक्टर ये अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक में होते हैं रिलीजिंग फैक्टर होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने फैक्टर होते हैं? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 फैक्टर होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस प्रकार ये क्या होती है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसको अपन एक बार फिर से देखेंगे। अब देखो ये दीर्घीकरण हुआ तो आपके नोट्स में क्या स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन मैं इसी स्टेप से समझा रही हूँ। यहाँ से यहाँ प्रारंभ हुआ, यहाँ दीर्घीकरण हुआ और यहाँ पे क्या कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं अपन? समापन। समापन कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन से कोडोन मिलेंगे mRNA के ऊपर? UAG। कौन से कोडोन मिलेंगे? समापन कोडोन। जैसे ही ये यूनिट है समापन कोडोन को पहचान लेंगी उसके बाद क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। जैसे mRNA है ये बाहर निकल गया, उसके बाद ये दोनों यूनिट हैं स्मॉल और लार्ज, ये दोनों क्या हो गई? अलग हो गई। ये दोनों क्या हो गई? अलग हो गई। इनसे जो प्रोटीन बनी है वो क्या हो गई? अलग हो गई। यानी प्रोटीन का नामकरण होता है NH2 3H। उसके बाद जो tRNA है वो अलग हो गया और जो अपन को चाहिए प्रोटीन वो अपन ने प्राप्त कर ली। अपन को तो ये प्रोटीन प्राप्त करनी थी ट्रांसलेशन के द्वारा, लेकिन ये mRNA है, राइबोसोम की 2 यूनिट हैं, tRNA है, इनकी वजह से ही ये प्रोटीन का निर्माण होता है। तो लास्ट में क्या होते हैं? जितने भी अंग इसमें भाग लिए थे इस प्रोसेस में, जितने भी उपकरणों की आवश्यकता थी और जितने भी इनमें भाग लिए थे इस प्रोसेस में, वो लास्ट स्टेज में क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो एक बार अपन फिर से पूरा ट्रांसलेशन है एक बार फिर से अपन देखेंगे। सबसे पहले है अपन बात करते हैं mRNA में जो सूचनाएं होती हैं, कोडोन होती हैं या सीक्वेंस होता है, उसको प्रोटीन में चेंज करना, उसको प्रोटीन में चेंज करना या प्रोटीन की भाषा में बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। दूसरी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले है एमिनो एसिड का सक्रियकरण करना है। सक्रियकरण का शब्द क्यों आया है? क्योंकि एमिनो एसिड पहले क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, उसको अपन को करना पड़ता है सक्रिय। तो एमिनो एसिड का सक्रियकरण। सेकेंड स्टेप थी आप इसमें कि सक्रिय जो एमिनो एसिड हुए हैं उसको tRNA पर ट्रांसफर करवाना। तो यहाँ पे रिएक्शन है और किस एंजाइम की सहायता से अपने tRNA के ऊपर ट्रांसफर करवाया है। थर्ड स्टेप है अगर tRNA के ऊपर एमिनो एसिड ट्रांसफर हो गया उसके बाद क्या हो जाएगी? प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो ये प्रोसेस है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, प्रारंभ, दीर्घीकरण और समापन, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। प्रारंभ में
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की दोनों की क्या होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन इसको प्रारंभ काल तो होता है कि इस प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं mRNA की जरूरत पड़ती है। mRNA के ऊपर 2 टर्म होते हैं, 2 एंड होते हैं, 5 एंड और 3 एंड। 5 एंड की तरफ होते हैं प्रारंभ कोडोन, और प्रारंभ कोडोन रखते हैं मिथियोनिन या फॉर्मिल मिथियोनिन एमिनो एसिड। मैं दोनों के बारे में बता रही हूँ एक साथ, मिथियोनिन या फॉर्मिल मिथियोनिन रखते हैं। उस कोडोन, प्रारंभ कोडोन के ऊपर सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल सभी यूनिट आकर जुड़ती है, 30S या 40S। उसके बाद जस्ट उसके ऊपर है बड़ी यूनिट आकर जुड़ जाती है, बड़ी यूनिट प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। लेकिन किसकी वजह से जुड़ती है? इनिशिएशन फैक्टर की वजह से। इनिशिएशन फैक्टर की हेल्प मिलती है तभी वो लार्ज सभी यूनिट स्मॉल सभी यूनिट पर जुड़ती है। तो लार्ज सभी यूनिट है तो प्रोकैरियोटिक में इनिशिएशन फैक्टर 3 होते हैं, यूकैरियोटिक में 3 होते हैं। डिफरेंस यही है कि यूकैरियोटिक में ई लगाना है इनिशिएशन फैक्टर से पहले और प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं लगाना है। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो गई प्रारंभ, उसके बाद ये स्टेप है, सेकंड स्टेप में जाएगी तो लार्ज सभी यूनिट है, इसमें 2 साइट प्रेजेंट होती हैं। कितनी साइट प्रेजेंट होती हैं? 2 साइट प्रेजेंट होती हैं। 2 साइट में पी साइट और ए साइट। कोई भी एमिनो एसिड है जो टीआरएनए एमिनो एसिड लेके आ रहा है, जो टीआरएनए जो एमिनो एसिड लेके आ रहा है वो सबसे पहले कौन सी साइट पे ढालेगा? एमिनो एसिड को टीआरएनए के ये पी साइट के ऊपर ढालता है। यानी टीआरएनए कौन सी साइट पे आ जाएगा? एमिनो एसिड के लेकर पी साइट पर आ जाता है। फिर पी साइट पे लेके आ जाता है, फिर इसी प्रकार सेकंड एमिनो एसिड आता है, इसी प्रकार थर्ड एमिनो एसिड आता है। तो पी साइट के बाद बहुत सारे एमिनो एसिड हो जाते हैं। तो ये एमिनो एसिड क्या करते हैं? ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से पी साइट है वो ए साइट पर ट्रांसफ़र कर देती है एमिनो एसिड को। यानी पी साइट है वो ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से यानी हेल्प लेकर एमिनो एसिड को ए साइट पर ट्रांसफ़र कर देती है। ए साइट पर ट्रांसफ़र कर देती है। इसकी ये प्रोसेस दीर्घीकरण में 3-4 स्टेप में चलती रहती है। एक लास्ट एंड छोर आता है mRNA का, उसके ऊपर ये प्रोसेस पहुंच जाती है। यहाँ से चलती हुई, यहाँ से चलती हुई, यहाँ से चलती हुई ये कहाँ पे पहुंच जाती है? समापन पर पहुंच जाती है। जैसे ही समापन पर पहुंच जाती है तो यहाँ पर इसको समापन mRNA पर क्या कोडोन मिलेंगे? UAG समापन कोडोन है। इन यूनिटों को क्या है? समापन कोडोन मिलते ही इसमें जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, क्योंकि जो एमिनो एसिड हैं उनसे जो प्रोटीन बन रही है इसके अंदर वो क्या होती है? समापन कोडोन को पहचान लेती हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का बनना बंद हो जाता है, यानी प्रोसेस रुक जाती है। जैसे इसके अंदर प्रोसेस रुक जाती है तो इसके अंदर एक साइट का निर्माण यानी ई साइट का भी निर्माण हो जाता है। दीर्घीकरण में दोनों साइटों के साथ ई साइट का भी निर्माण हो जाता है। यहाँ पे ई साइट का निर्माण हो जाता है, दीर्घीकरण में भी हो जाता है ई साइट का निर्माण, लेकिन ई साइट में दीर्घीकरण का कोई रोल नहीं होता है, यानी ई साइट का दीर्घीकरण में कोई रोल नहीं होता है। ई साइट का अर्थ होता है एग्जिट साइट। क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट का अर्थ क्या होता है? बाहर निकलना या उत्तेजित करना। तो ई साइड है जो ये एमिनो एसिड हैं जितने भी दोनों साइडों में थे, ई साइड क्या करेगी? समापन कोडोन को पहचानेंगी, यानी प्रोसेस रुक गई। उसके पश्चात जो इन एमिनो एसिड के द्वारा जो प्रोटीन बनी है, अब इसको अब एमिनो एसिड नहीं बोलेंगे। जैसे ही समापन की प्रोसेस हो जाएगी तो उसमें जो एमिनो एसिड हैं उनके द्वारा जो प्रोटीन बनी है वो प्रोटीन ई साइट के द्वारा क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। किस साइट के द्वारा? ई साइट के द्वारा बाहर निकल जाएगी। जैसे ई साइट के द्वारा ये बाहर निकल गई, एमिनो एसिड के द्वारा बनी हुई प्रोटीन, ये क्या है? प्रोटीन है। ई साइट के द्वारा जो बनी हुई एमिनो एसिड से प्रोटीन है, एमिनो एसिड के द्वारा जो प्रोटीन बनी होती है वो ई साइट के द्वारा बाहर निकल गई। बाहर निकलने के पश्चात
इनके अंदर जो तीनों साइड हैं वो भी क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ये ई साइड हो गई, पी साइड हो गई, ए साइड हो गई। और ये किसके अंदर होती हैं तीनों साइड, लार्ज सब यूनिट के। इसके बाद ये जो स्मॉल सब यूनिट हैं ये अलग हो जाती हैं। उसके बाद जो mRNA है वो अलग हो जाता है, mRNA। और इसके अंदर tRNA भी बचा है। tRNA जो एमिनो एसिड लाए थे वो एमिनो एसिड तो किसका निर्माण, यानी एमिनो एसिड किस में चेंज हो गए, प्रोटीन में। लेकिन tRNA बचा है वो tRNA। ये चारों क्या हो गए, चारों पांचों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और लास्ट में जो अपन चाहिए थी ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन, वो यहाँ से प्राप्त हो गई। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। लेकिन समापन में यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर का शब्द होता है, यहाँ से बाहर निखरना। रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में होते हैं। लेकिन इन फैक्टरों की वजह से ये पूरे जितने भी इसमें उपकरण थे वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। राइबोसोम की दोनों यूनिट अलग हो गई रिलीजिंग फैक्टर की वजह से, प्रोटीन अलग हो गई, mRNA अलग हो गया और tRNA अलग हो गया। तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पे आपको रिलीजिंग फैक्टर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ज़्यादातर क्या होते हैं, समान ही होते हैं। लेकिन आपको इनिशिएशन में यानी प्रारंभ में और दीर्घीकरण में यूकैरियोटिक और इलोंगेशन फैक्टर को, यानी इलोंगेशन फैक्टर और इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग दिखाना है, अलग अलग समझाना है। स्ट्रक्चर स्टेप वो सेम ही रहेंगी, लेकिन जो मेन अंतर है वो इन फैक्टरों का है, एमिनो एसिड का है। और जबकि लास्ट वाली प्रोसेस है ये दोनों में इक्वल है, सेकंड और थर्ड वो भी इक्वल ही हैं, दीर्घीकरण और इनिशिएशन। लेकिन उसमें क्या है, अंतर है, सिर्फ फैक्टर का अंतर है। तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो आप दोनों का कर सकते हैं। और यूकैरियोटिक में आएंगे तो यूकैरियोटिक की बातें लिखना है, प्रोकैरियोटिक में आता है तो प्रोकैरियोटिक को समझाना है। दोनों में डिफरेंस लिखना है, ये नहीं है कि यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक की बातें लिखो और प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक में। लास्ट में ये प्रोटीन है, ये प्राप्त हो जाती है तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। और अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नया टॉपिक।